एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी एक्ट में या किसी स्टैट्यूट में या जो जिसे हम लॉ कहते हैं, उसका कोई भी प्रोविजन, कोई भी सेक्शन जो है ऐसा है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में है, तो उस केस में हम उस प्रोविजन को, उस सेक्शन को, उस पूरे एक्ट से, लॉ से या स्टैट्यूट से जो है अलग कर सकते हैं, सेवर कर सकते हैं। इसी को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का मोटो ये होता है सिर्फ उस पार्ट को हटाना, सिर्फ उस प्रोविजन को हटाना जो कि बैड प्रोविजन है, यानी जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के जो है वायलेशन है। लेकिन कभी कभार वो प्रोविजन इस तरीके से एक्ट से जुड़ा हुआ होता है कि हम उसे उस एक्ट से, उस स्टैट्यूट से जो है अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो उस पूरे स्टैट्यूट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था बनाने का, वो खत्म हो जाएगा। तो जब ऐसा कोई केसेस होता है जहाँ पे हम उस पर्टिकुलर प्रोविजन को जो है पूरे एक्ट से, पूरे लॉ से अलग नहीं कर सकते, तो उस केस में हमें उस पूरे के पूरे लॉ को या एक्ट को या स्टैट्यूट को जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना पड़ता है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी में दो चीजें हो सकती हैं, या तो सिर्फ उस प्रोविजन को ही हम वॉइड डिक्लेयर करके उस एक्ट से अलग कर दें, और अगर हम अलग नहीं कर सकते तो उन केसेस में क्या होता है, पूरा का पूरा एक्ट जो है, पूरा का पूरा लॉ जो है, उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना पड़ता है। जब हम इस डॉक्ट्राइन की बात करते हैं तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत पहले से जो है मौजूद थी। जैसे सबसे पहला केस जिस केस से ये डॉक्ट्राइन जो है ओरिजिनेट हुई, वो केस है नॉर्डनफेल्ट वर्सेस मैक्सिम नॉर्डनफेल्ट। इस केस में जो है एक कॉन्ट्रैक्ट था, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है कुछ वायलेटिव पोर्शंस अवेलेबल थे। ये केस है यूनाइटेड किंगडम का, और इस केस में वो जो वायलेटिव पोर्शंस जो थे उस कॉन्ट्रैक्ट में जो कि अवेलेबल थे, उन पोर्शंस को उस कॉन्ट्रैक्ट से अलग कर दिया गया, और ये कहा गया कि अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लागू किया जा सकता है, पार्टीज इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ आगे बढ़ सकती हैं। तो इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया, बल्कि सिर्फ वो प्रोविजन जो कि वायलेटिव पोर्शन था उसे अलग कर दिया गया। तो ये पहला केस था जहां पे ये डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का इशू जो है आया। इसके बाद काफी कंट्रीज ने इसे अडॉप्ट किया, जैसे यूएस ने, ऑस्ट्रेलिया ने, मलेशिया ने और इंडिया ने भी। इंडिया ने बहुत सारे फीचर्स, जब हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 60 कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड के 60 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद बनाया गया है, जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो उन्होंने क्या किया है, सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ के उनके अच्छे पोर्शंस को लेके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम पढ़ते हैं तो उसकी जब सोर्स की बात करेंगे तो हम बहुत सारे सोर्सेस साइट करते हैं। हम अमेरिका भी साइट करते हैं, इंग्लैंड साइट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया साइट करते हैं, जर्मनी साइट करते हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन साइट करते हैं, क्योंकि हमने इन सभी कॉन्स्टिट्यूशन को जो है पढ़ के उनकी जो अच्छी चीजें हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट की हैं। तो वैसे ही ये जो प्रिंसिपल है ये भी हमने अडॉप्ट किया है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेवरेबिलिटी। जब अब हम बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया के जो फेमस केसेस हैं जो इस डॉक्ट्राइन से डील करते हैं, वो केसेस हैं, सबसे पहला केस है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस में क्या हुआ था, जो पेटिशनर थे वो एक कम्युनिस्ट लीडर थे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था कि किसी भी पर्सन को अगर डिटेन किया जाता है तो उसे ये जानने का राइट है कि उसे क्यों डिटेन किया गया है, उसे क्यों अरेस्ट किया गया है। और ये राइट हमें मिला हुआ है हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर, तो जो कि हमें गिवन है आर्टिकल 19 में। 19 बात करता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की, 21 बात करता है फ्रीडम ऑफ लिबर्टी की, पर्सनल लिबर्टी की। तो ये जो सारे राइट्स हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो ब्रीच हो रहे हैं।
क्योंकि उन्होंने इश्यू उठाया कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का जो सेक्शन 14 है वो ये कहता है दैट जो डिटेन किया गया है, जिस पर्सन को डिटेन किया गया है, उसे ये बात नहीं भी बताओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने क्या कहा कि सेक्शन 14 जो है वो वॉयलेटिव है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, क्योंकि सेक्शन 14 में क्लियरली लिखा हुआ है दैट पुलिस shouldn't be disclosing the ground under which a person is being arrested, कि पुलिस को नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए कि इंसान को किन ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया गया है। और इसी प्रोविजन को लेके वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे और उन्होंने कहा था कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, इट इज वॉयलेटिव ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्प किया था कि ये जो सेक्शन 14 है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में है। इसमें 3 फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। पहला आर्टिकल 19 दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 22 जो क्लियरली बात करता है किसके बारे में, अरेस्ट और डिटेंशन के बारे में, एंड देन आर्टिकल 21 जो बात करता है हमारी राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में। तो ये 3 फंडामेंटल राइट्स हमारे ब्रीच हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन 14 ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। तो ये जो है सेक्शन हटाया गया और ये कहा गया कि दिस डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी इज बीइंग अप्लाइड। क्यों? क्योंकि पूरा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया, बल्कि क्या करा गया, उसका जो एक प्रोविजन है, जो उसका जो एक सेक्शन है वो अलग कर दिया गया। उसे कहा गया कि ये जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हर इंसान को ये जानने का हक है कि उसे क्यों डिटेन किया गया है, उसे किन रीजंस की वजह से अरेस्ट किया गया है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है इसी डॉक्ट्राइन का, वो है RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में, इस जजमेंट में जो है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी को लेके काफी सारी ऑब्जर्वेशन जो है कोर्ट ने दी। जैसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो थी वो ये थी कि जब हम ये बात करते हैं कि कोई भी जो पोर्शन है किसी भी एक्ट का, किसी भी लॉ का कोई जो पोर्शन है वो वैलिड है या इनवैलिड है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? इसको डिसाइड करने के लिए हमें सबसे पहले दिमाग में रखना चाहिए कि जो लेजिस्लेचर ने जब ये लॉ बनाया था तब लेजिस्लेचर का क्या ऑब्जेक्टिव था, किस ऑब्जेक्टिव से ये लॉ जो है वो बनाया गया, किस ऑब्जेक्टिव से ये पूरा का पूरा स्टैट्यूट बनाया गया। और उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के लेजिस्लेचर के इंटेंशन को ध्यान में रख के हमें ये डिसाइड करना चाहिए दैट वेदर अ पार्ट इन अ पर्टिकुलर लॉ इज वैलिड और नॉट। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कि अगर जो है जब हम सेपरेट करते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई करते हैं, अगर इट इज वेरी मच क्लियर कि अगर उस पर्टिकुलर पोर्शन को उस पूरे एक्ट से अलग भी कर देंगे तो उस एक्ट के ऑब्जेक्टिव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देन इट इज वेरी इजी टू सेपरेट इट। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो लेजिस्लेचर का इंटेंशन है जब उन्होंने लॉ बनाया था वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर पोर्शन को हटाने से वो चीज पे इफेक्ट नहीं पड़ता तो इट कैन बी इजीली डिटैच्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्ट। लेकिन अगर कोई प्रोविजन ऐसा है कि उसके हटाने से पूरे के पूरे एक्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, जिस ऑब्जेक्टिव से बनाया गया था उसका कोई पर्पस नहीं रह जाएगा, तो उस केस में क्या होता है, हमें पूरे के पूरे एक्ट को जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना पड़ता है। तो कोर्ट ने ये पूरी इंटरप्रिटेशन दी। उन्होंने कहा कि कोर्ट वुड बी रिलक्टेंट टू डिक्लेयर अ लॉ invalid or ultra vires on account of unconstitutionality। क्यों? क्योंकि ये सोचा जाता है, समझा जाता है कि भाई ये एक्ट बनाया है, ये लॉ बनाया है तो इसको हम प्रिवेल करेंगे। लेकिन अगर किसी एक पोर्शन की वजह से पूरा का पूरा एक्ट जो है उस पर फर्क पड़ रहा है तो दे ट्राई टू रिटेन द एक्ट बाय रिमूविंग दैट पर्टिकुलर प्रोविजन। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो उस केस में पूरे के पूरे एक्ट को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर करना पड़ता है। सो कोर्ट ने ये सारी ऑब्जर्वेशंस दी। साथ ही साथ इसमें और भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा।
इस केस में क्या हुआ था, इन दिस केस द अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ द बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट जो है उसको अनएनफोर्सेबल डिक्लेयर कर दिया गया था, अवॉइड डिक्लेयर करा था सुप्रीम कोर्ट ने, बिकॉज जो पोर्शन था वो इनवैलिड था। बट इसमें अच्छी बात क्या थी कि वो पोर्शन कैन बी इजीली सेपरेबल, इट वाज इजीली सेपरेबल फ्रॉम द बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट। तो इस केस में क्या हुआ कि सिर्फ वो पोर्शन हटाया गया, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया, और बाकी जो पूरा का पूरा एक्ट है वो उसी तरीके से लागू रहा। वैसा ही सिमिलर केस है, वो केस है क्विजोटो होलाहन वर्सेस जजिलो। इस केस में क्या हुआ था, इस केस को हम पॉपुलरली जानते हैं डिफेक्शन केस के नाम से। इस केस में भी कोर्ट ने ये हेल्प किया था कि 10th शेड्यूल का जो पैरा 7 है उसको लेके पूरा इशू था, और इसमें 52nd अमेंडमेंट भी इन्वॉल्व था, और ये कहा गया था कि ये जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन अगेन वो चीज जो थी वो सेपरेबल थी, जो पैरा 7 था जिसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं, इट कुड बी सेपरेटेड। तो उस केस में जो पूरा 10th शेड्यूल था वो वैसा का वैसा ही रहा, सिर्फ 10th शेड्यूल का पैरा 7 जो है उससे अलग कर दिया गया, उसे हटा दिया गया। तो ये है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो जैसे ही हम डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी की बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी हमारे दिमाग में आता है जहां से हमें डॉक्ट्राइन मिली है, वो है आर्टिकल 30। क्योंकि ये डॉक्ट्राइन जो है वो इंटरलिंक्ड है विद आर्टिकल 13, बिकॉज द डॉक्ट्राइन is through the article 13 of the constitution। तो आर्टिकल 13 जो है वो इस डॉक्ट्राइन के लिए, वो इस जुडिशियल रिव्यू के लिए जो है दरवाजा खोलता है कि अगर कोई लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर कोई लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है, तो उस लॉ को हमें क्या करना चाहिए, उस लॉ को हमें नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देना चाहिए। और यही चीज हमें गिवन है आर्टिकल 13 के अंदर। तो आर्टिकल 13 बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में भी और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में भी। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में जब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले जो लॉज थे वो थे, उस समय देयर वाज नो प्रॉब्लम इन इट, वो इम्प्लीमेंटेशन में थे। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके आने के बाद उन लॉज को जब देखा गया, जब उन्हें रिव्यू करा गया, तो बहुत सारे लॉज ऐसे पाए गए जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में थे। तो उन केसेस में उन लॉज को हमें नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना होता है। तो यही से हमें डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी भी मिली कि पूरा का पूरा लॉ जो है उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने से अच्छा है कि अगर सिर्फ उसका कोई पोर्शन ऐसा है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस केस में हम उसे वहां से अलग करते। तो इसीलिए आर्टिकल 13 जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। I hope this video was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. In case you have any query in regard to legal matters or law exams, you can reach out to me on my Instagram ID or on my email ID. Link for the same is provided in the description below. Thank you very much.